नमस्कार, मैं भाऊ तोरसेकर, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अब एक मिशन पर निकलेगी। आज मैंने एक न्यूज़ देखी, खबर देखी, जिसमें गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में ममता का एक बड़ा पोस्टर लगा था। वो कुछ निकाला गया और ऐसा कुछ खबर थी कि ममता ऑनलाइन भाषण देने वाली है शहीद दिवस मना के बगैर। काय का शहीद दिवस है मुझे मालूम नहीं, लेकिन गुजरात में भी लोग ममता का भाषण देखे इसलिए वो पोस्टर लगाया गया। और सिर्फ अहमदाबाद में नहीं और गुजरात में ही नहीं, बहुत सारे हरियाणा, दिल्ली वगैरह राज्यों में ममता ऑनलाइन लोगों को एड्रेस करने वाली थी, भाषण देने वाली थी। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या ममता अब ऑल इंडिया नेता बनना चाहती है? शायद ऐसा लगता है, क्योंकि बंगाल में जिस ढंग से उन्होंने एग्रेसिवली काम किया, आक्रामकता से काम किया और बीजेपी को सत्ता में आने से रोका, उसके बाद ममता ने शायद तय किया है कि उनको अभी ऑल इंडिया लेवल पर काम करना चाहिए, क्योंकि मोदी से लड़ने वाला कोई ऑल इंडिया नेता है नहीं। वैसे तो ममता भी रीजनल लेवल की ही नेता है। उन्होंने भले बंगाल में बीजेपी को रोका होगा, लेकिन बीजेपी तो सक्सेसफुल हुई है। बाकी राज्यों में जो नेता है वो अपने स्तर पे मोदी से उतना नहीं लड़ सकते। इवन केरला या तमिलनाडु हम देखें तो वहाँ के नेता बीजेपी को जोर शोर से रोके रखे हैं। उससे भी अच्छा सक्सेस बीजेपी को बंगाल में मिला। लेकिन केरल या तमिलनाडु के जो नेता है वो दिल्ली को चैलेंज नहीं करना चाहते। वो अपनी जगह बीजेपी को रोकते और अपनी जगह खुश है। ना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के नेता, ना उड़ीसा के नेता। और जो कोई मोदी या बीजेपी को चैलेंज करना चाहता है राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी अपनी कोई ताकत नहीं। हमारे शरद पवार महाराष्ट्र के हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी है, या बाकी कोई हो गए, पासवान या छोटे मोटे नेता बहुत है राज्य के लेवल पर, लेकिन उनकी कोई ताकत नहीं। उनके ही राज्य में उनकी ताकत नहीं है, तो ये राष्ट्र के स्तर पर क्या आगे आएंगे? इसलिए ये जो वैक्यूम है, खाली स्पेस पड़ा है राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, अपोजिशन के लिए, वो भरने की कोशिश शायद ममता कर रही है। यानी मुझे लगता है कि उन्होंने शायद वो मिशन बना लिया है कि जब तक मोदी को दिल्ली में चैलेंज नहीं किया जाएगा, मोदी जी को, तब तक बंगाल में अपनी पूरी सत्ता नहीं होगी, ऐसा लगता है उनको। वैसे तो केजरीवाल वगैरह वगैरह कुछ करते रहते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलता। बिहार में भी तेजस्वी जो है यादव, लालू के सुपुत्र, उन्होंने अच्छी लड़त दी है बीजेपी के साथ, फिर भी उनकी कोई राष्ट्रीय तौर पर मंशा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी ताकतवर नेता है, लेकिन वो नेशनल लेवल पर नहीं आना चाहते। मायावती की बात वही है। इसलिए वो जो स्पेस है, वैक्यूम खाली है, खाली जगह है, वो लेने के लिए ममता शायद आगे बढ़ रही है। तो जो उनका कुछ बंगाल के लिए वो एक शहीद दिवस मनाती है, और शायद वो शहीद दिवस जो है वो इस वक्त उन्होंने पूरे देश में मनाने का फैसला किया है। तो वो सिर्फ शहीद दिवस करके मैं नहीं मानता। ममता उस ओर क्या शहीद दिवस सिर्फ एक दिवस के तौर पर नहीं मनाना चाहती, वो खुद को राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर पेश करना चाहती है। और इसलिए गुजरात, हरियाणा, दिल्ली या और कुछ राज्यों में उन्होंने कैंपेन किया है
कि भाई ममता भाषण देने वाली है और लोग उसको ऑनलाइन सुने, शायद चैनल पर भी दिखाया जाएगा। मुद्दा यह है कि इससे ममता क्या करना चाहती है। क्या वो बीजेपी को चैलेंज देना चाहती है, मोदी जी को चैलेंज कर रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ममता बाकी कुछ भी हो, इतनी समझदार ममता दीदी है कि आज उनकी ताकत बीजेपी को हराने की नहीं है। ऑल इंडिया लेवल पर बीजेपी को टीएमसी हरा नहीं सकती, ये ममता को भी मालूम है। लेकिन अगर बाकी सब छोटे मोटे पक्ष उनकी लीडरशिप के अंडर आ जाए तो बीजेपी को एक चैलेंज खड़ा किया जा सकता है, आह्वान खड़ा कर दिया सकता है। शायद कांग्रेस में जो नाराज नेता बैठे वो उनके साथ आ सकते हैं। तो ऐसी आशा करके या ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हुए ममता ने ये नया मिशन खोला है। और मैं मानता हूं कि ये मिशन इसलिए है कि जैसे आपको याद होगा 2014 में मोदी जी ने एक स्लोगन दी थी, कांग्रेस मुक्त भारत, यानी भारत में से कांग्रेस को छुट्टी दी जाए, कांग्रेस खत्म की जाए। तो शायद ऐसी सोच ममता को भी आई होगी कि अगर गुजरात से निकला हुआ एक चीफ मिनिस्टर ऑल इंडिया लेवल पर आता है और कांग्रेस मुक्त भारत बोलकर हर राज्य में अपने हाथ पैर बसारता है, ताकत बढ़ाता है, तो क्यों ना ममता भी पूरे देश में अपनी ताकत बनाने के लिए कुछ कोशिश करे। तो ये कोशिश कहाँ से शुरू होती है? जब तक आप दूसरे 2-3 राज्यों में अपनी ताकत नहीं बना लोगे। मोदी जी के पास एक बड़ी सुविधा थी कि वो तो बीजेपी के थे और बीजेपी के 8-10 राज्यों में अच्छा स्ट्रक्चर था, ढांचा था कि जिस संगठन के आधार पर वो अगर ऑल इंडिया लेवल पर आते हैं तो 8-10 राज्यों में कम से कम उनके पास संगठना और ऑर्गेनाइजेशनल पावर थी। ममता के पास वो नहीं है। लेकिन जो मोदी के खिलाफ लड़ने वाले छोटे छोटे स्टेट लेवल के पक्ष है, पार्टियां हैं, उनके पास वो ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उन सब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करके उनको एक नेशनल लीडरशिप के तौर पर ममता आगे आएगी तो बीजेपी को एक चैलेंज खड़ा हो सकता है। जैसे 2004 में सोनिया जी ने किया था। सोनिया जी ने कांग्रेस को साथ में लेकर, उस वक्त फिर भी उस वक्त कांग्रेस के 112 एमपी थे लोकसभा में, वहां से लेकर सोनिया गांधी ने शुरुआत की थी और 10 साल के लिए इस देश पर कांग्रेस ने यूपीए नाम से राज्य किया, सत्ता चलाई। तो शायद ममता भी उसी ढंग से आगे बढ़ना चाहती है। ममता उसी ढंग से कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए उनको पहला काम करना यह पड़ेगा कि छोटी छोटी पार्टियां, स्टेट लेवल की रीजनल पार्टियां अपने साथ लेना। इसका मतलब देश को यूपीए मुक्त करना। तो मोदी जी की स्लोगन थी कांग्रेस मुक्त भारत, शायद ममता की मिशन यह है कि यूपीए मुक्त भारत, यानी कांग्रेस, राहुल, प्रियंका, सोनिया अब देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। उनको सिर्फ उसके फायदे चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करनी है। तो जो लीडर ऑल इंडिया चैलेंज देने के लिए, मेहनत करने के लिए आगे आएगा, उसके साथ अगर रीजनल पार्टियां जा सकती है तो क्यों ना ममता ही लीडर बने। तो मैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को चैलेंज देने के लिए खड़ी हो रही हूं। आप मेरे साथ आ जाओ। इसका बिगुल फूकने का काम शायद ममता ने हाथ में लिया है। उसको मैं यूपीए मुक्त भारत मानता हूं। यानी पहले यूपीए के साथ जो पार्टियां हैं, जो नेता है, उनको एक एक करके अपने पीछे लाकर खड़ा करना, यह शायद ममता का पहला टारगेट होगा। जिसमें जो पार्टियां अपने आप आ जाती है, जो यूपीए में है नहीं, वो तो ममता के साथ आ जाएगी। डीएमके है या और कोई लेफ्ट फ्रंट तो शुरू में नहीं आएगा,
क्योंकि ममता का उनसे झगड़ा है, लेकिन छोटी छोटी तेजस्वी यादव आ सकते हैं, अखिलेश आ सकते हैं, मायावती नहीं आएगी, मायावती का ईगो प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे ओम प्रकाश चौटाला है, लोकदल है, ऐसे जो छोटी छोटी पार्टियां है, 8-10 पार्टियां भी इकट्ठी आ जाए तो सबसे पहले चैलेंज खड़ा हो जाएगा, वो यूपीए के लिए चैलेंज खड़ा है। क्योंकि ऐसे भी आज यूपीए में बचा कौन है? शरद पवार जी है और 2-3 छोटी छोटी पार्टियां, तेजस्वी यादव है, आरजेडी है, तो वो भी निकल सकता है, क्योंकि पीछे कांग्रेस के साथ रहकर उनका भी नुकसान हुआ है, अखिलेश का नुकसान हुआ। तो वो पार्टियां, वैसे देखिए तो तेजस्वी यादव ने बंगाल के असेंबली विधानसभा चुनाव में ममता को ब्लैंकेट सपोर्ट दिया था, अखिलेश ने ब्लैंकेट सपोर्ट दिया था। तो ये तो 2 पार्टियां जो बिहार और यूपी में बड़ी पार्टियां है, वो ममता के साथ जा सकती है। शायद केजरीवाल जा सकते, हरियाणा की लोकदल पार्टी जा सकती है, जगन रेड्डी या तेलंगाना के चंद्रशेखर जा सकते हैं। असल में चंद्रशेखर ने तो 2019 के चुनाव के पहले ममता के साथ ऐसा ही कुछ गठबंधन करने की तैयारी की थी, मिले भी जाके ममता से, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं था। तो कहने का मुद्दा इतना ही है कि ममता जो शहीद दिवस के अवसर पर बहुत सारे राज्यों में ऑनलाइन भाषण करना चाहती है, तो उनका टारगेट आज इतना ही दिखाई देता है कि वो भारतीय राजनीति को यूपीए मुक्त करना चाहती है। सिंपल सादे शब्द में कहे तो गांधी परिवार मुक्त भारत या गांधी परिवार मुक्त अपोजिशन, ऐसा कुछ मिशन ममता ने लिया, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रतिपक्ष राजनीति और उसके अलग अलग पहलू आपको समझाने की कोशिश करता है। प्रतिपक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।